हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रकाश जीएस एकेडमी में। मैं प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोकसभा। लोकसभा का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत किया गया है और लोकसभा को निम्न नामों से जाना जाता है। जैसे कि हम बात करें, निम्न सदन इसको कहा जाता है, अस्थायी सदन कहा जाता है, जनता का सदन कहा जाता है क्योंकि इसके जो सदस्य चुने जाते हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष सदन कहा जाता है क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव विधि से होता है, इसीलिए इसको प्रत्यक्ष सदन कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं लोकसभा सदस्यों की संरचना। लोकसभा सदस्यों की संरचना के संदर्भ में बात करें तो वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 550 हो सकती है। अधिक से अधिक आपकी 550 हो सकती है, लेकिन 2019 से पहले ये था कि अनुच्छेद 331 के तहत के तहत ये कहा गया था कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 व्यक्ति आपके राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, जिसे भारतीय संविधान के 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको हटा दिया गया है। और वर्तमान में अधिक से अधिक आपके कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 550 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 543 सदस्य आपके वर्तमान में हैं। ठीक है, वर्तमान में भारतीय लोकसभा में 543 सदस्य हैं और 543 के 43 सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं प्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट बात करते हैं लोकसभा सदस्य का चयन। तो लोकसभा सदस्य का चयन प्रत्यक्ष चुनाव विधि से होता है, सीधे जनता द्वारा भाग लिया जाता है। सार्वभौम मताधिकार का मतलब है कि 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग हैं वो सारे इस चुनाव में भाग लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का मतलब है कि जिसको सबसे अधिक मत मिलेंगे वो सदस्य बन जाएगा, लोकसभा का सदस्य बन जाएगा। तो बहुत सारे आपके लोकसभा सदस्य या लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार होते हैं और जो सबसे ज्यादा वोट पाता है वो आपका चुनाव जीत जाता है। जैसे कि हमने पढ़ा था राष्ट्रपति में, तो राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए कुल वैध मतों का 50% से अधिक लाना होता है, लेकिन यहाँ पर आपका मुख्यतः जो आपके प्रमुख चुनाव होते हैं, जैसे लोकसभा है, विधानसभा है, वहां के चुनाव में आपका एक शब्द प्रयोग किया जाता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, जो सबसे अधिक मत ला गया उसको वो पोस्ट दे दी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं लोकसभा सदस्यों की योग्यता। तो लोकसभा सदस्यों की योग्यता के संदर्भ में वही चीजें हैं कि भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, पागल व दिवालिया ना हो और लाभ के पद पर ना हो। ये प्रमुख योग्यताएं आपके लोकसभा सदस्य के लिए होती है। दोस्तों आगे बात करते हैं लोकसभा में विशेष क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि मंत्री परिषद जो होता है, केंद्र का मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका मतलब यह है कि यदि लोकसभा में उस पार्टी का बहुमत रहेगा तब तक आपकी मंत्री परिषद भी रहेगी। तो हमेशा ध्यान दे लेना, तो मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट है आपका केंद्र में सरकार बनाने के लिए सदैव लोकसभा में बहुमत का होना अनिवार्य है। तो ध्यान दे लेना कि बहुमत का होना अनिवार्य है लोकसभा में। केंद्र में सरकार उसी की बनेगी जिसकी लोकसभा में बहुमत होगा, राज्यसभा में बहुमत से कोई यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है आपका लोकसभा में जमानत राशि। तो जमानत राशि क्या होता है कि जो सदस्य लोकसभा का चुनाव लड़ता है उसके लिए एक कुछ राशि आपकी जमानत राशि के रूप में तय की जाती है। तो जमानत राशि जमा करनी होती है जो उम्मीदवार होता है लोकसभा का, और वो जमानत राशि आपका क्या है, कुल वैध मतों का यदि उसको 1/6 वोट मिल गए हैं तो उसकी जमानत बच जाती है, उसको जो उसने जमानत राशि जमा कर रखी है वो वापस हो जाती है। इसी को कहा गया है कि कुल वैध मतों का। यदि मानो कि आपके 4 कैंडिडेट थे, एक कैंडिडेट को 30 वोट मिले और दूसरे को आपका 10 वोट मिल गए और तीसरे को 7 वोट मिले, तो ये तो चुनाव जीत जाएगा, सबसे अधिक वोट मिले हैं इसको। ठीक है, उसके बाद अन्य जो बचे हैं और कैंडिडेटों को मिले, उसके बाद क्या होगा कि जिसको ये कुल वैध मतों का 1/6 मत भी प्राप्त हो गए, ये तो चुनाव हार गया लेकिन इसकी जमानत बच गई है, इसी को कहा गया है जमानत राशि। नेक्स्ट बात करते हैं लोकसभा में गणपूर्ति। गणपूर्ति का मतलब होता है कि यदि लोकसभा आपकी प्रारंभ
लोकसभा के अंतर्गत सभा हो रही हो और उसमें कुल जो लोकसभा के सदस्य हैं उनका 1/10 सदस्य मौजूद नहीं है, तब तक वहां पर वो सभा प्रारंभ नहीं होती है। लोकसभा की जो सभा प्रारंभ होगी उसके लिए कहा गया है कि कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य वहां पर मौजूद होना अनिवार्य, तभी आगे की कार्रवाई शुरू होगी। नेक्स्ट बात करते हैं लोकसभा में नेता विपक्ष। प्रारंभ में भारतीय संविधान में यह व्यवस्था नहीं थी, लेकिन 1977 में यह कहा गया कि लोकसभा में एक विरोधी दल का नेता भी होगा जिसको नेता प्रतिपक्ष कहा जाता है, और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी का वह नेता होगा जो कि सरकार में सम्मिलित ना हो। उसके लिए भी कहा गया है कि उस पार्टी का कुल जो आपके कुल लोकसभा के सदस्य हैं उसका 1/10 सदस्य चुनाव जीते हों, उसके जो नेता होगा उसको नेता विपक्ष बनाया जाएगा, और उस व्यक्ति को जो नेता विपक्ष होता है उसको कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान जितनी सुविधाएं दी जाती हैं, कार्यालय दिया जाता है, वो सारी चीजें उसको भी दी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रथम लोकसभा का कार्यकाल। जो प्रथम लोकसभा का कार्यकाल रहा था वो 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक रहा था भारत में प्रथम लोकसभा का कार्यकाल। वर्तमान में आपकी भारत में 17वीं लोकसभा यहाँ पर प्रारंभ है, 2019 से 17वीं लोकसभा है। और यहाँ पर ध्यान दे लेना, लोकसभा में आरक्षण अनुच्छेद 330 के तहत ये कहा गया कि लोकसभा में आपके जो एससी है और एसटी लोगों को आरक्षण प्रदान किया गया है, और ये प्रारंभ में 10 वर्ष के लिए था और प्रत्येक उसके बाद आगे 10-10 वर्ष बढ़ाया जा रहा है। 2020 में इसको फिर से 10 वर्ष बढ़ा दिया गया है और ये 2030 तक लागू है। और इसमें है कि अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में एससी के लिए जो सीटें आरक्षित हैं वो 84 हैं और जो एसटी के लिए आरक्षित हैं वो 47 हैं। टोटल आपका जो आरक्षित सीटें हैं वो 131 हैं लोकसभा में। दोस्तों आगे बात करते हैं राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल मुख्यतः 5 वर्ष होता है, लेकिन ध्यान दे लेना, लेकिन अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का विघटन 5 वर्ष पूर्व भी किया जा सकता है। इसका मुख्य कारण है कि यदि किसी एक पार्टी का बहुमत ना रहे लोकसभा में तो उस समय 5 वर्ष से पहले भी राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत उसका विघटन कर सकता है। नेक्स्ट आता है आपका अनुच्छेद 83(2) के तहत क्या है, आपातकाल के दौरान आपका लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ध्यान दे लेना, इसको कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में 1 ही वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। जब तक आपका आपातकाल समाप्त नहीं हुआ हो तब तक इसको प्रत्येक 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, और आपातकाल समाप्त होने के 6 माह से ज्यादा इसको नहीं बढ़ाया जा सकता है। ये ध्यान दे लेना, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, लोकसभा का एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। इसका वर्णन आपका अनुच्छेद 93 से अनुच्छेद 97 के बीच होता है। और ध्यान दे लेना कि जो लोकसभा अध्यक्ष होता है उसकी शक्तियां क्या क्या हैं। किसी विधेयक, ध्यान दे लेना, अनुच्छेद 110 के तहत किसी विधेयक को धन विधेयक जो घोषित किया जाता है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा घोषित किया जाता है। दूसरा ध्यान दे लेना कि यदि राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुलाता है, लोकसभा और राज्यसभा की एक ही स्थान पर संयुक्त बैठक बुलाता है, उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी लोकसभा अध्यक्ष करता है। तीसरा पॉइंट है, ध्यान दे लेना कि यदि कभी क्या होगा कि किसी बिल पर बराबर वोटिंग होगी है तो उस समय लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत दे सकता है। ये प्रमुख आपकी शक्तियां हैं लोकसभा अध्यक्ष की। दोस्तों आगे बात करते हैं लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य की। सबसे पहले हम बात करते हैं लोकसभा के पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे, जीबी मावलंकर। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार बनी थी। नेक्स्ट बात करते हैं वर्तमान में जो आपकी 17वीं लोकसभा है उसके अध्यक्ष कौन है, तो उसके अध्यक्ष ओम बिरला हैं। और इसी में ध्यान दे लेना एक तथ्य है कि यदि कोई लोकसभा सदस्य लगातार 60 दिनों से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। ध्यान दे लेना एक पॉइंट आपका आता है कि लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है।
ये भी ठीक है, ये पॉइंट आपका छूट गया था। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है, जबकि उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देता है। दोस्तों, लोकसभा से संबंधित ये वीडियो आपकी समाप्त हुई। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।